नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में। आज बात उत्तर प्रदेश की सियासी जंग की। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे दल अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव और 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं, तो वहीं बीएसपी और कांग्रेस ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। काफी लंबे समय के बाद जहां 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती बड़ी रैली करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ मजबूत करने के प्रयास में जुटी हुई है। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करने के लिए आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर की 14 बड़ी रैलियां करेंगी। इन रैलियों के जरिए कांग्रेस पार्टी समाज के विभिन्न वर्गों को उत्तर प्रदेश में साधने की कोशिश करेगी। संभवतः ये रैलियां 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच आयोजित की जाएंगी। इन रैलियों में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व शामिल होगा। तो यदि कुल मिलाकर समझा जाए तो बात यही है कि अब कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी भी अपने खोए हुए जनाधार को एक बार फिर से वापस जुटाने के लिए कमर कसती हुई नजर आ रही है। शुरुआत तो 9 अक्टूबर बसपा सुप्रीमो की इस रैली से ही हो जाएगी और उसके बाद कांग्रेस के भी कैलेंडर या शेड्यूल लिस्ट में 14 दिसंबर से 14 जनवरी संभवतः महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के शीर्ष नेता भी उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे, रैलीज के माध्यम से, संवाद के माध्यम से। और क्या उत्तर प्रदेश की सियासी जंग करवट लेगी या फिर वही प्रमुख चेहरे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही सीधी टक्कर मानी जाएगी? तय तो वक्त करेगा, लेकिन ताकत सब लगा रहे हैं। तो चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। इसी के ऊपर आज हम बातचीत भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इतना आसान हो पाएगा बसपा और कांग्रेस के लिए, या फिर ये महज एक औपचारिकता की तरह अपनी पार्टी को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राघवेंद्र जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता जगदीश सिंह चौहान साहब जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राज शर्मा जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत राघवेंद्र सिंह साहब आप ही के साथ करते हैं। यूं तो कमल का बोलबाला उत्तर प्रदेश में 2017 के यदि विधानसभा चुनाव से ही बात कर ली जाए तो खूब खिला। 24 में थोड़ा सा लोकसभा चुनावों में ब्रेक लगा, लेकिन उससे इतर कभी आपको ऐसा लगा दूसरी पार्टी के लिए, खासकर बसपा और कांग्रेस के लिए, कि एक जमाने में मायावती की जो तूती बोलती थी, बसपा में हाथी का झंडा लहराता था, अब वो बसपा कहीं खोई हुई गुमसुम सी नजर आ रही है? क्या सिर्फ इस एक रैली, महारैली कर देने से बसपा सुप्रीमो खासकर बसपा को फिर से जागृत कर पाएगी? कांग्रेस भी प्रयासरत है, लेकिन सबको पता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के छोटे भाई, उसके साए में ही चलती है, शैडो इफेक्ट हो जाता है। ऐसे में आपको लगता है आज भी आपका नंबर 1 ओपोनेंट एसपी है, या कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीएसपी को भी आप कोई फैक्टर मानते हैं? लोग तो यह भी कहते हैं कि बीएसपी आप ही की बी टीम है। सिंह साहब। धन्यवाद। कौन ए टीम है, कौन नहीं जानता। खैर, आपका साधुवाद, किसको आप ए समझते हैं, किसको बी समझते हैं, लेकिन आपने कहा कमल की देखा, कांटों के बीच कमल होता है। हाँ। और गहराइयों में होता है कमल, पानी के बीच भी होता है। और निश्चित रूप से कमल की जो व्यवस्था है, कमल की जो परिपाटी है, कमल का जो चिन्ह है, वो लक्ष्मी जी से परिपूर्ण है। और महालक्ष्मी की कृपा उत्तर प्रदेश पर, हमारे पूरे देश पर बरस रही। और निश्चित रूप से आपने देखा कि जीएसटी के प्रति लोगों का कैसा रुझान है। जीएसटी कम हुई, जीएसटी कम होने से जन भावना में क्या
उसका रंग और रूप है ये आपको दिखाई दे रहा है। ये हम ए टीम बी टीम की बात नहीं करते, हम अपनी जनता की टीम की बात करते हैं। जनता हमारी जनार्दन है, जनता के बीच में हम रहते हैं, जनता के बीच में हम बात करते हैं। हम अल्पसंख्यकों की भी बात करते हैं, बहुसंख्यकों की भी बात करते हैं। कहाँ करते हैं आप हम किसी के साथ अल्पसंख्यक कोई की बात? भेद नहीं मदरसा करते। बोर्ड अब आप हटाने जा रहे हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड तो हर चीज में एक्सपेरिमेंट में नंबर 1 हो रहा है। खैर, बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, मैंने बस जिक्र कर दिया। देखिए सिंह साहब, मैं आपको बाखूबी बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे हाथ में कहीं पर पका लग जाए, इसको सड़ा बोलते हैं, तो हम पूरा हाथ तो नहीं काटेंगे, उस हाथ की रिपेयरिंग करेंगे। तो ये मात्र रिपेयरिंग भर है। रिपेयरिंग में दिक्कत उनको हो रही है, दर्द उनको हो रहा है जो कि चाहते थे कि हाथ सड़ जाए और हाथ को हम काट दें, उनको दिक्कत हो रही है। जो अभी तक इस पर कौड़ी बांधकर, कौड़ी हमारे कानपुर की भाषा में उसके आता है, जब हम अभी उस पर बैठे हुए थे कि इधर लाओ उधर लाओ और फलाने मौलाना फलाने ठिकाने मौलाना, और वो वहां से उस पर दुकानों का किराया लेना, उन जमीनों को वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेच देना, और उस पर अवैध कब्जा हमारे कानपुर में भी खुला है ऐसा। और रही बात ये कि ये लोग बात हमेशा न्याय की कभी नहीं करते रहे। हमेशा इन्होंने एक पक्ष को दूसरे पक्ष से लड़ाने का काम किया, बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों से लड़ाने का काम किया, अल्पसंख्यकों को डराने का काम किया। ऐसा डराया कि फलाना आएगा वो ऐसा कर देगा, हुआ बबुआ भी मिले, लेकिन हवा हो गए कहाँ रहे वो। अब बात जो भी होती है, मैं नहीं कहना चाहता बहन जी के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ था, आपके सामने है वो तस्वीर। जब भी मेरे सामने आती है, मैं लखनऊ में ही था कि उनके विधायकों का क्या हाल हो रहा था। अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे श्रद्धेय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ना होते तो आज शायद मायावती जी भी जिंदा नहीं होती। उन्होंने तो पूरा मारने का मन बना लिया था। ठीक है, वही पुरानी गेस्ट हाउस कांड वाली कहानी को आप याद दिला रहे हैं, लेकिन उस कहानी को भूलकर वह भी लोगों ने देखा है कि कैसे बुआ और बबुआ मिलकर चुनाव भी लड़ते नजर आए। खैर, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। राज शर्मा साहब बात 10 सेकंड बोलिए सिंह साहब, फिर दूसरों के पास जाएंगे। देखिए ऐसा इनका एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में गए जय श्री राम। अरे भाई, आप भगवान को जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उनको हवा में उड़ाने का काम करते हैं। हमने तो उनको स्थापित किया, प्रतिष्ठापित किया और देश की जनता को ये दिखाया कि ये दर्शन के योग्य है, इनके रास्ते पर चलिए। ठीक, सिंह साहब। राज शर्मा साहब, आपने बहुत शालीनता से सुना है। अब बस एक चीज का जवाब दे दीजिए आप सर। संगठन सृजन करने से या कार्यक्रम चलाने से क्या वाकई में आपको लगता है कांग्रेस का भी एक बार फिर से सृजन उत्तर प्रदेश में हो पाएगा? केवल एक कार्यक्रम मात्र से? लंबी लड़ाई लड़नी है आपको, हालांकि आप एसपी के साथ मिलकर लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं ना। भाई मैं एक बात बता दूं आपको, देखिए मैं अपने जिले पे भी जमीनी का लगा रहता हूं। मुझे पता है हम कितना काम कर रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि हम कितना नहीं कर रहे। देखिए झूठ को कभी मतलब ज्यादा लंबे समय तक नहीं ले जाया जा सकता। कुछ कमियां हैं हमारी, दो राय नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब हम लोग लगे हुए हैं। जो हमारा वोट हमसे खिसक गया था वो हमारी तरफ वापिस आ रहा है। और एक्चुअली क्या होता है, हम पुराने बहुत समय से सरकार में थे, तो सरकार की कितने भी अच्छा काम कर दो कुछ कमियां रहती है। तो मैं मानता हूं कि 2014 से पहले जब हमारी 2 टर्म की सरकार थी, उसमें हो सकता है हमारी नीयत तो कोई खोट नहीं रहता, नीति कभी कभी गलत हो सकती है, वो लोगों को पसंद नहीं आई, उन्होंने बीजेपी को चुना। लेकिन शायद देश के सनातन धर्म को स्पेशली कहते, उनको ये उम्मीद नहीं थी। देश के उस सनातन लड़के को जिनसे आज के प्रधानमंत्री ने एक वादा किया था कि पहली बार वोट देने वाला वोट रोजगार के नाम पे वोट दे दे, अब उसको रोजगार नहीं मिला। तो ये कम्युनिटिव इफेक्ट बीजेपी के खिलाफ जाए। तो मैं ये सोचता हूं कि सपा और कांग्रेस, हमारा गठबंधन शुरू से मजबूत है और हम सरकार भी बनाएंगे। अब आ जाऊं एक राघवेंद्र जी की बात। उन्होंने बहुत पुरानी बातें कह दी,
जीएसटी के लिए कह दिया। अच्छा, मुझे लग रहा जीएसटी जो इन्होंने कम किया, कुछ हुआ नहीं हुआ, इनको सदरी और पटका अब सस्ते में मिलने लगा। देखा ना, चमक अब सस्ते में मिलने लगा। दूसरी बात, इन्होंने वो मिले मुलायम काशीराम, इन्होंने तो कह दिया मैं भगवान राम के लिए कोई गलत शब्द से वो भी नहीं लगता एडजेक्टिव। तो याद करिए, सबसे बड़ा तो मेरे पुरुषोत्तम राम का अपमान तब हुआ, धरती पर रहने वाला एक आदमी कच्चा समझ से पकड़ के ले मैंने जाए। नहीं कहा राज शर्मा जी, मैं आपको बता दूं, मैंने नहीं कहा ये। एक मिनट, एक सुनो, मिनट। उन्होंने कहा। ठीक है सर, वो दोहराया तो अरे मैंने तो अभी मैं राम के लिए मैं 9 दुर्गों में गलत, मैं मुस्लिम के जो शब्द होते हैं वो भी उच्चारण नहीं करता हूँ। आपके प्रवक्ता को कई डांटा कि यार मेरे भरत चल रहे। मेरा कहने का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा, जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, उसमें सामंजस्य बैठाना चाहिए। आप कितने अच्छे लग रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो, सनातन धर्म का बिल्कुल मूर्त दिख रहे हो, मगर जब आप बेटी जलाओ पार्टी की तारीफ करते हो, ये सब बेकार हो जाता है। इस कमल की बेइज्जती हो जाती है। मैं सही बता रहा हूं, आपके अच्छा नहीं लगता? कितना चेहरा नूरानी है आपका, मतलब सनातन धर्म की एक प्रतिष्ठा हो। लेकिन एक याद रखिएगा, मैं एक पीछे 2 फोटो लगी हैं, उसमें एक तो मठाधीश हैं, उनके बारे में मेरा कोई कहने का अधिकार नहीं, लेकिन जो दूसरे हैं, याद रखिएगा चौहान साहब, ये आपकी भी खिलाफत में। जहां कह रहा हूं वहीं को समझना, ये देश की हमारी उन जनरेशन के खिलाफ चल रहे हैं जिनके सहारे मेरा देश विश्व गुरु बनता। इसलिए मैं कह रहा हूं सिंह साहब, क्या आप इस बात को मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अब उजड़ने की कगार पे चल पड़ी है, इनका अस्तित्व मिटने की कगार पे। और कांग्रेस, देखिए पहले ये कहते थे कांग्रेस मुक्त, मगर अगर कायदे से कहो तो भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस युक्त है। ओके शर्मा साहब, 65% आयात है इनके। ओके शर्मा साहब, फिर दोबारा आएंगे आपके पास। जगदीश सिंह चौहान साहब, आप भी बहुत इत्मीनान से सुन रहे थे। देखिए, आप कमी को मानने के लिए भी ताकत चाहिए। शर्मा साहब ने वो माना है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप उत्तर प्रदेश में कम से कम बहुत ताकतवर हैं? आप कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव तो लड़ते हैं, आपने मायावती के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन अंततः समाजवादी पार्टी ही आपको नहीं लगता कि इन दोनों पार्टियों से ऊपर सर्वोपरि है, यदि विपक्ष के गठबंधन की बात करें? देखिए कुमार साहब, पहले तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बड़ा ढोंग और ढोल पीट रही है कि हमने जीएसटी कम किया है। शर्मा जी सुन लीजिए, जीएसटी में कॉपी का दाम कम कर दिया है और कागज का दाम बढ़ा दिया है, तो आज वो कॉपी जो है उससे ज्यादा महंगी हो गई जो पहले थी। मतलब इधर से काम है, बड़ी चालाकी से के साथ देश का दोहन कर रहे हैं, झूठ में फरेब में ढोल पीट रहे हैं कि हमने जीएसटी कम कर दी है। और जैसा कि मैं पहले से कुमार साहब कहता, हम लोग कहते हैं विपक्षी दल के लोग, इस भारतीय जनता पार्टी को न संविधान में विश्वास है, न संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है इनके कार्यकाल में, और ये केवल और केवल एन प्रकार से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आपने कल देखा, इनके एक व्यक्ति ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका का हेड होता है प्रधानमंत्री, न्यायपालिका का हेड होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और विधायिका का हेड होता है पार्लियामेंट का स्पीकर। आपसे जूता सीजीआई पे को दिखाया गया, सनातन जिंदाबाद, इस तरह की बातें करने वाले ये लोग देश को बर्बादी की कगार पर लेना जाना चाहते हैं। लेकिन इस देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कुमार साहब कि इनको आपकी बार लोकसभा में जैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको पीछे घसेड़ा और लंगड़ा कर दिया है, आज 240 पे पहुंचाया, उत्तर प्रदेश ने इनकी स्थिति की है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाने का और देश की सरकार को हटाने का काम उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे। जिस तरह से इन लोगों ने देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा है और जिस तरह से इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, चाहे इलेक्शन कमीशन ले लीजिए, चाहे ईडी, सीबीआई, जो भी है, सारा का सारा इनका किया जा रहा है। इन्होंने दलितों और पिछड़ों का जो मान सम्मान, हक और अधिकार है, संवैधानिक जो लोकतंत्र में वोट का अधिकार है, इन्होंने पंचायतों में वोट ये जबरदस्ती की है कि जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। ठीक,
तो मेरा कहना है इनको जनता देख रही है और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों का उत्पीड़न, ये सब इनको भारतीय जनता पार्टी को खा जाएगा। ठीक। ये केवल वही कहते रहेंगे जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। ओके चौहान साहब। विनय राय जी, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। क्या कैमियो करने से, गेस्ट अपीयरेंस कर लेने से पार्टी का जीर्णोद्धार हो जाएगा? क्योंकि मायावती यूं तो ऐसा लगता है कि कहीं शीत प्रवास में है, अचानक आके एक महारैली कर दी जाए। क्या यह संभव है आज के दौर में कि वो पार्टी में फिर से प्राण फूंक देगी? कांग्रेस तो खैर सदा से संघर्ष करती चली आ रही है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए भी क्या वापस उस ट्रैक को पाना आसान हो पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मायावती जी कभी भी ब्लॉक लेवल पर या जिला लेवल की रैलियां नहीं करती। हाँ। वो मंडली रैली करती थी, वहीं पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करती। क्योंकि काशीराम जी के समय में जो संगठन शक्ति बनाई गई थी, उसमें उनका सीधा सा संवाद था कि उनके पास एक सॉलिड वोट बैंक था। आज कह सकता हूँ कुछ का है, लेकिन फिर भी उनके पास वोट बैंक है। आज मैं कहता हूँ कि गठबंधन की जो सियासत है, अभी कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, अब बसपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट चल रहा है अपनी अपनी जगहों पर। लेकिन जो गलती कांग्रेस ने की, वही गलती बसपा ने की। आप अकेले लीडरशिप के भरोसे चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको अपने वर्कर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। कांग्रेस के समय में याद करिए, एक समय में अलग अलग पॉकेट में बड़े बड़े नेता हुआ करते थे। आज की तारीख में कौन बचे हैं? ज्यादातर, अभी खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा ना कि ज्यादातर तो दूसरी पार्टी में ही चले गए उठ करके। वही काम बसपा ने किया, जिनको उन्होंने खड़ा किया, धीरे धीरे वही पार्टी छोड़कर चले गए। आज की तारीख में मायावती जी को अगर किनारे कर दीजिए तो उनके दल में कोई एक ऐसा व्यक्ति या नेता नहीं है जो कम से कम 10,000 लोगों की रैली कर सके। तो आपको कम से कम अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, अपने नेताओं को सामने लाना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा हाइक देना, उनका भी पीआर करना पड़ेगा जी। जो पार्टी खुद के सिर्फ पीआर करने लगी। अभी मान लीजिए, अभी नरेंद्र मोदी जी की बात होती, तो कम से कम देश में आपने नरेंद्र मोदी जी के नाम वोट मांगा, और कहते हैं ना कि सिर्फ अब की बार मोदी सरकार, तो कई लोग कहते हैं भाई हमारा नेता का बड़ा ओजस्वी व्यक्तित्व है, ठीक है, आपका बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री के नाम को सेल करिए, लेकिन भविष्य में दिक्कत भी आ सकती है कि उनके बाद कौन? अगर सेकेंड लाइन लीडरशिप आप जनरेट नहीं करेंगे और उसको महत्व नहीं देंगे, तो आगे आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज की जो परिस्थिति है, सीधे तौर पर आपको 20 साल पहले भी कांग्रेस वही बात कहती थी, 20 साल बाद भी वही बात कह रही कि संगठन हमारा कमजोर है, तो उसको मजबूत करने का उपाय क्या किए जाएंगे? आप ये सोचिए कि अजय लल्लू हमारे यहाँ कुशीनगर से विधायक थे और प्रदेश के अध्यक्ष थे, और कांग्रेस के प्रत्याशी थे अखिलेश प्रताप सिंह, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। आप उनसे पूछिए, खुद उन्होंने विरोध करके हरवा दिया। तो जिस पार्टी में इंटरनल गुटबाजी इतनी होगी, विपक्ष में रहते हुए सत्ता में आने के बाद तो समझ में आता है कि सत्ता की मलाई सबको अच्छी लगती है, उसके लिए मार हो जाती है, पद की चाहत हो जाती है। लेकिन विपक्ष में व्यक्ति बैठा हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो, और अपने ही लोकसभा के प्रत्याशियों को हराने में मदद कर दे, तो ये परिस्थितियां विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा कि आप ईमानदारी से पहले संगठन शक्ति बढ़ाइए। अभी 1 से 1.5 साल का चुनाव बचा है, तब जाके लोकसभा का परफॉर्मेंस होगा। ठीक बात। पुरानी बातों को पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होगा। हमने राम मंदिर बनाया, लोकसभा का चुनाव अयोध्या का, वो हार गए। ये तो प्रकरण नहीं अभी कह सकती है बीजेपी कि हम लोकसभा में कम आए, उपचुनाव हुआ, हम सारी उपचुनाव सीटें जीत गए। लेकिन जब आम चुनाव होता है तो जनता का मिजाज अलग होता है। उस समय हम इतना कह सकते हैं, जो कभी कहा गया ना, कीचड़ जो कमल जो खिलता है वो गहरे पानी में खिलता है। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में मैं कह सकता हूं कि विपक्ष की जो कमियां हैं, उसके कीचड़ में कमल खिल रहा है। हाँ। अगर विपक्ष सिर्फ अपनी कमियों को थोड़ा सा ठीक कर ले, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सियासत में हर पार्टी का स्कोप है। ठीक। थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, अपने वर्कर को स्ट्रॉन्ग करके थोड़ी बैठकों का सिलसिला बढ़ाइए। अभी से कोशिश करिए कि हम किस प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे, किस तरह का प्रत्याशी है। परिक्रमावादियों से दूर होइए, जमीन पे काम करने वालों को थोड़ा सा तरजीह दीजिए, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ओके, 3 मिनट का वक्त है मेरे पास, इसलिए क्लोजिंग रिएक्शन छोटा सा सबसे लेंगे। राघवेंद्र सिंह साहब, आपसे भी 30 सेकंड में जल्दी से बता दीजिएगा सर। 26 में सेमीफाइनल पंचायत चुनाव, 27 में फाइनल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव। सेमीफाइनल भी जीतेंगे, फाइनल भी, या फिर थोड़ा डाउट है? के बीच में रहने वाले चुनावी बोर्ड में हम समय देते हैं। और एक छोटी सी बात का मैं जल्दी से जवाब देता हूँ, सांप्रदायिक सौहार्द का। अरे भाई, आपका सांप्रदायिक सौहार्द क्या इससे कायम होता है कि आपका नेता एक मौलाना की गंदी बातें सुनकर भी जवाब देना नहीं जानता? ये सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित कर रहे हैं आप कि वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, इसका अंतर बता दीजिए आप। और रही बात हमारे राज भाई की, मैं बता दूं कि जलेबी को इंपोर्ट करने वाले लोग देश को क्या जानेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं अपने भाई राज शर्मा जी से
तो उनको सलाह दें कि वो धरातल पर काम करना जाने और चिर यौवन से नीचे आए। वो चिर यौवन वाले ठीक। युवराज अब देश और प्रदेश उनको स्वीकार नहीं कर रहा है। ओके। बुआ बबुआ की बात तो पुरानी होती जा रही ही है। हाँ, अब जैसे आपको मोदी साहब से लगाव है वैसे शर्मा साहब को भी राहुल गांधी साहब से लगाव है। अब लगाव की बात है, लेकिन इस लगाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं शर्मा साहब, और 27 के बारे में भी क्या आकलन है? मैं तो इनसे राघवेंद्र साहब से कहना चाहता हूं कि एक ऐसा सिस्टम बैठा दो जहां पे पूरा देश जाने विपक्ष का नेता और पक्ष का नेता अपने विजन को आमने सामने क्लियर करे। मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा जीवन में। ये तो बात अलग है कि मैं अपने अरे नहीं जबरदस्ती गले पड़ता है। अच्छा, अरे छोड़िए, ये आप लोगों का है। अच्छा, आप लोग खिसियानी बिल्ली हो, अपने पे हंसते हो, अपनी बात कहते हो, और देश संवेदनशीलता से गुजर रहा है, आपको हंसी आ रही है। नहीं, एक और बात है, मुझे मैं कह रहा हूँ मेरे देश के प्रधानमंत्री पे इतनी हिम्मत नहीं कि 200 से 300 पत्रकारों को सामना कर पाए। मैं दावे के संग कहता हूँ भाई साहब, मैं आपके यहाँ 2 दिन गुलामी कर दूंगा, ये कर दो, एक बार कर दो, मजा आ जाएगा। और ठीक है सिंह साहब 1 मिनट, वक्त कम है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और एक और बात बता दूं आपको। हाँ, मैं नहीं कह रहा, मुझे अच्छा नहीं लगता जितना छोटे छोटे देश हम पे हावी होने लगे जस्ट बिकॉज ऑफ आपके विजन के कारण। पहले नहीं होता था। पहले आप लोग एक और बात बताना चाहता हूं सिंह साहब में, कि अगर मैं कनाडा रहूं और प्रधानमंत्री आए, पहले चाइना सपोर्ट करता था, अब कर रहा है। ठीक है। अरे क्यों नहीं? चाइना। चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, विदेश नीति पर बाद में चर्चा कर लेंगे। 1 मिनट, ठीक है, यार बेकार की बातें कर। ठीक है। शर्मा साहब इधर उधर की नहीं, 10 सेकंड में जल्दी 27 के लिए आकलन, फिर बाकी गेस्ट के पास। बस 27 जीतेंगे। 27 का चुनाव बीजेपी की विदाई का दिन है। ओके, बीजेपी विदाई होगी। हाँ, जैसे लोकसभा में हो गई वैसे विधानसभा में। ओके, जगदीश सिंह चौहान साहब, ठीक है शर्मा साहब, 1 मिनट सिंह साहब, जगदीश सिंह चौहान साहब, अब देखिए 1 मिनट ऐसा है चौहान साहब, सपा सुप्रीमो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकल एक्यूमेन भी उतना ही शार्प रहेगा? 27 में दिखेगी बात? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अभी आपने कहा पंचायत चुनाव जो है ये सेमीफाइनल होंगे जी, तो ये सेमीफाइनल हम तब मानेंगे अगर जनता से हो जाए। क्योंकि जनता से अगर चुनाव नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोटती है, जबरदस्ती करती है और किसी को चुनाव नहीं लड़ने देती है। ये बिल्कुल जग जाहिर है। इसलिए अगर सेमीफाइनल इसको पंचायत का हम तब मानेंगे अगर जनता से ये चुनाव करवा ले, तो हम मान लेंगे कि ये बड़े बहादुर है और ये लड़के जीत लिए, तब इनको मानेंगे। जनता से जिला पंचायत अध्यक्ष का जगदीश जी को टिकट जब बीच में मत होगी यार, आपकी आदत बहुत खराब है। फाइनल हो गया। 1 मिनट सिंह साहब, राघवेंद्र जी हमारे टिकट इसके चक्कर में आप मत पड़िए, आप मेरे बीच में मत टोकिए। हाँ, अगर आपको जनता से लड़के आना है, टिकट फाइनल हो गया, ठीक है, आप जनता से लड़के आइए और जनता से अगर तब हम मानेंगे सेमीफाइनल। और 27 में तो आपको भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी भगा कर ही मानेगी। ओके, जैसे लोकसभा में हराया है वैसे विधानसभा में हराएंगे। ओके, विनय राय जी, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपसे भी। आपको लगता है कि इस कंडीशन में आज की तारीख में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी 27 में? देखिए, 2 सबसे छोटी बात मैं कह दूं कि जो अभी स्थानीय निकाय पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, जो भी विधायक या विधायक का प्रत्याशी इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होगा वो पक्का चुनाव हारेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक गांव में कम से कम 10-12 प्रधान का चुनाव लड़ते हैं। आप एक को सपोर्ट करेंगे, ज्यादातर उन्हीं के कार्यकर्ता होते हैं। तो जनरल जो बुद्धिमान विधायक होता है अपने आप को दूर रखता है, कहता है भैया हम सबके साथ है, तुम लड़ लो आपस में, क्योंकि सिंबल पे चुनाव नहीं होना है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि जो अभी से इस बात की खुशफहमी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को हमने हरा दिया, भाई अटल जी की जब सरकार बनी तब भी 200 से ऊपर नहीं थे, आज भी 240 सीट पर भाजपा खड़ी है, तो आपको उस हिसाब से रणनीति बनानी पड़ेगी। आप इसलिए खुश हो रहे हैं कि उनकी संख्या 282 और 312 से घट के 240 आई। अगर इस पर आप खुश हो रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी कहीं न कहीं कमजोर साबित होगी। आपको ये देखना है कि हमारी शक्ति कैसे बढ़े, वो घटे बढ़े, लेकिन आज भी वो 240 सीट पर है देश में। देवगौड़ा रहे हो, गुजराल साहब रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, नरसिम्हा राव जी रहे हो, ये कोई बहुमत की सरकार नहीं चलाए हैं। इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत करिए,
मैं फिर कहूंगा कि जो भी बड़ा नेता है एक दूसरे पे थोड़ा छिछले स्तर की बयानबाजी से बचे, जनता के हित में बात करे, ठीक। अपने संगठन शक्ति पर ज्यादा ध्यान दे, चुनाव का परिणाम बेहतर है। ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को जनता के सामने रखने के लिए। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।